ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। भारत सरकार ने स्टूडेंट्स रिसर्चर्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाएंगे। साथ ही साथ इस योजना से क्या कुछ बदल जाएगा, खासतौर से रिसर्च के क्षेत्र में। देश भर के तमाम सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दुनिया के जो बड़े और हाई क्वालिटी वाले जो जर्नल्स हैं, शोध पत्र हैं, उन तक कैसे पहुंच बना पाएंगे और उससे हमें मिलेगा क्या अल्टीमेटली। इस पर विस्तार से चर्चा मैं करूंगा खास मेहमान के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, देश को विकसित बनाने के लिए क्या सिर्फ सरकारी योजनाओं और बजट से काम चल जाएगा? अगर बजट से कोई देश विकसित होता तो स्वाभाविक है हम और दुनिया के दूसरे कई देश कब के विकसित हो चुके होते। लेकिन विकसित होने या सुपर पावर बनने की प्रक्रिया जटिल है और इसमें अहम होते हैं नए नए विचार, शोध और तकनीकी खोजें। यही कारण है कि रिसर्च हर देश के लिए आगे बढ़ने की अहम कड़ी हो जाती है। लेकिन रिसर्च के लिए जरूरी चीजें यानी अच्छी किताबों, शोध पत्र और रिसर्च जर्नल्स तक पहुंच इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे ऐसे शोध और जानकारी होती है जो सिर्फ बड़े शहरों और कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होती हैं और इसके लिए हमें पैसे और समय दोनों की जरूरत होती है। लेकिन अब सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना के तहत अब भारत के सभी सरकारी कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को दुनिया भर के सबसे बेहतरीन शोध पत्रों और जर्नल्स तक पहुंच मिल सकेगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत भारत के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध संस्थानों को लगभग 13,000 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। इन जर्नल्स में उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख होंगे जो छात्रों, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के लिए बेहद फायदेमंद होंगे। खास बात यह है कि ये सुविधा डिजिटल तरीके से उपलब्ध होगी, यानी इंटरनेट के माध्यम से इन जर्नल्स तक पहुंच बनाई जा सकेगी, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को कहीं भी और कभी भी जानकारी मिल सकेगी। सवाल ये है कि ये योजना कैसे काम करेगी। तो इस योजना को इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाएगा, जो एक सरकारी एजेंसी है। इसके जरिए छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से इन जर्नल्स तक पहुंच मिलेगी। इस योजना से देश भर में लगभग 1.8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें छोटे शहरों और गांव में स्थित कॉलेज और संस्थान भी शामिल हैं। सरकार ने इस योजना के लिए अगले 3 साल 2025, 26 और 27 के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर है ये योजना अगर साकार हुई तो रिसर्च के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयां छू सकता है। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि इस योजना से प्राइवेट संस्थानों को भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि रिसर्च का दायरा और बढ़ सके। इसके अलावा प्रकाशकों के साथ सब्सक्रिप्शन दरों और शर्तों पर सहमति बनाना जटिल प्रक्रिया है। इस चुनौती से भी निपटना होगा। साथ ही सभी संस्थानों तक डिजिटल एक्सेस के लिए जरूरी तकनीकी और साइबर सुरक्षा का विकास करना भी उतना ही जरूरी होगा। बहरहाल, नई जानकारियां, समस्याओं के नए हल, नई खोजों के लिए रिसर्च के लिहाज से ये योजना भविष्य को बदलने वाली भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मील का पत्थर इसे कहा जा रहा है, खास तौर से अगर आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, जो उनके पास लार्ज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज होती हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के साथ, ताकि उनके जो रिसर्चर्स हैं उनको पेपर्स तक की जो और या दूसरे रिसोर्सेज तक की पहुंच मिल पाए। लेकिन अब ये भारत में हो पाएगा। लेकिन क्या ये कहानी की इतिश्री है या इसमें अभी कुछ और चैलेंजेस बाकी हैं? बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी, डायरेक्टर बिट्स पिलानी हैदराबाद के। प्रोफेसर मुखर्जी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
Very good. काफ़ी केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होगी इसमें सर, लेकिन ये आइडिया के लेवल पर कितना रिवोल्यूशनरी है, क्या कुछ इससे बदल जाएगा सर? और अभी के ज़रा पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं रिसर्च में, अगर आप उन्हें पॉइंट आउट कर सकें सर। देखिए, this requires significant planning. The network has to increase. Our 5G network is getting built. Various companies are providing 5G networks to the very corners of the country. So वो एक problem we are solving at the same time. But what is very important is that small colleges, you see, at the end of it, information is gold now. Okay, this is the century of information, I can say. If information is gold, then the more the information we have, the better we can progress. And the better we can make the lives of our researchers easier, better, and more productive. And ये जो योजना ले गए हैं, this will definitely help the smaller colleges, the district colleges, and all the government colleges around the country. The bigger colleges, the IITs and the IICs, they already have had some level of journal subscription. But the smaller colleges did not have the money to do that. This will definitely help that part. प्रोफेसर मुखर्जी, एक जो चिंता जाहिर की जा रही है, चिंता या इसमें कहेंगे कि उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है, वो ये है कि सरकारी संस्थान और सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तो आ जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च का एक बड़ा चंक है, तो वो कब तक आ पाएगा या वो कैसे हो पाएगा? Yeah, that is very important. Thank you for raising that point. I was going to raise that point. At least in the phase 1, they have it has been said phase 2 कुछ होएगा जिसमें प्राइवेट कुछ जोड़ा जाएगा. But phase 1 में ही at least institutes of eminence जो 4 है, बिट्स पिलानी हो या मणिपाल हो या शिवनादेव हो या और प्राइवेट में और एक जो है वो all of those should also be brought into phase 1. because देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मतलब हमको QS या टाइम्स हायर एजुकेशन या यानी वो शंघाई रैंकिंग, उसमें रैंक बढ़ाना है, और वो रैंक बढ़ाने में रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. And we are all of these universities, the institutes of eminence, are investing significant amount of research, both in terms of manpower, students, as well as resources. So this one, if we bring the institutes of eminence, all the 4 institutes of eminence which are in the private sector, into the framework, it will definitely help a lot. So I think that should be done at this stage itself, as opposed to waiting for phase 2. ऑल राइट सर, इसमें एक बड़ा चैलेंज जो सर बताया जा रहा है प्रोफेसर मुखर्जी, वो ये है कि आप पब्लिशर्स के साथ नेगोशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि कई इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनके अभी जो नेगोशिएशन प्रोसेस हैं वो ख़ास तौर से जो प्रोमिनेंट एकेडमिक जर्नल पब्लिशर्स हैं उनके अभी भी बड़े टेढ़े हैं. हालांकि सरकार का कहना है, कल जब सरकार प्रेजेंटेशन दे रही थी तो उसमें बताया गया कि ऑलरेडी कुछ बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनकी अपने शर्तें होंगी, अपने नियम होंगे, अपने कायदे होंगे. तो वहाँ पर नेगोशिएशंस को और स्मूथ करने के लिए और ज़्यादा जर्नल्स को ऑन बोर्ड करने के लिए फिर कैसे सरकार को करना पड़ेगा काम सर? देखिए, इंडिया में जितना सारे कॉलेज है, जितना सारे रिसर्चर्स है, उसको तो ऐसा पहुंच तो कहीं नहीं मिलेगा चाइना छोड़ के. तो उसका भी कुछ बिजनेस मॉडल तो होगा, एंड दैट बिजनेस मॉडल विल ऑफ कोर्स हैव टू हैव इंडिया. इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मार्केट. एवरीवन इज सेइंग इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मार्केट. India is the upcoming economy. So if they do not participate in the process, they will be at a loss. So they will be looking at it very carefully as to how to participate in this process. So I don't think we have to worry too much about that. And our government has been able to negotiate a lot of things under the Prime Ministership of Narendra Modi. And we have negotiated a lot of things from in this new India, and that I think is going to help even in this case. So I think all the publishers will be on board, particularly from the science part of view. You have to have Elsevier, you have to have Nature, you have to have Springer,
and all. But there are also so many other small publishers who have 1, 2, 3, 4 journals, but they're very niche publishers. They also have to be got on. एब्सोल्युटली सर। एल्सेवियर है, स्प्रिगर नेचर है, टेलर एंड फ्रांसिस हैं, वाइली हैं, इस तरह के मेरा ख्याल से इनसे या तो बातचीत चल रही होगी, कुछ ऑनबोर्ड होंगे, अगर नहीं होंगे तो शायद अब ऑनबोर्ड हो जाएं। हम तो उम्मीद यही करेंगे, जैसा सर बता रहे हैं कि इन सारे पब्लिशर्स को चाहिए कि भारत में ये जो सब्सक्रिप्शन के नियम कायदे परिवर्तित हो रहे हैं उनका फ़ायदा वो भी उठाएं। बट बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है सर जो भारत में अनफॉर्चुनेटली आज भी हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बड़ी शहरों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए वहाँ तो ठीक है, वहाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम है सर। अगर इस योजना को आपको साकार बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वो कितना चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए? I mean, that it is definitely challenging, but India is progressing at a very rapid rate. Think of it. 10 years back, were you thinking that you'll see a movie on your mobile? I mean, even in somewhat remote places, right? So we were not thinking of that. So now we are. Our internet infrastructure is rapidly, growing. And the government, earlier the BSNL was not being able to provide that much because of certain regulations and rules. Now the BSNL also has been given permission to engage in 4G and 5G, I think. So they have the reach to the farthest corners of the country. And I think on riding on that network, this is going to be successful. Not only that, there is a tremendous amount of optical fibers being laid out. The railways, quite a few years back, actually, even before this, before the India government, the railway lines where near the railway lines they were putting in optical fibers for communication, and that I think is going to be a game changer. But we have to understand one thing, that we cannot do, okay, we'll do this, then we'll do that, then we'll do that. ये करते करते it will take too much time. Right, sir. So we have to actually pull it up everything together. Right, sir. Right, sir. Some will proceed at a faster pace, some will proceed at a slower pace. Absolutely. बिल्कुल। देखिए शुरुआत तो हुई है, बहुत बड़ी ये शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। भारत सरकार इसमें कम से कम अच्छा खासा पैसा भी इसमें लगा रही है, 6,000 करोड़ मेरे ख्याल से टिल 2027 तक। अभी और पैसे की भी आवश्यकता होगी, उसमें कमी ना आए। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ध्यान रखा जाए ताकि डिजिटल डिवाइड भी है देश में, तो कहीं इसकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशंस पीछे ना रह जाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो इसी फेज़ में या नेक्स्ट फेज़ में इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस की तो सर ने बात की कि इसी में आप लेकर आइए, तो ये एक बड़ा सजेशन आया है। और फिर लास्ट में जो बात रह जाती है वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस इसके तहत आएंगे उन्हें नई इस नीति को अडेप्ट करने के लिए नए डिजिटल सिस्टम्स चाहिए होंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना होगा, फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग देनी होगी, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि रिसोर्सेज का इफेक्टिवली इस्तेमाल हो पाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच।